हार्ट के जो वेसल्स के अंदर ब्लड आएगा जो घूम गर्दिश करता है उसे हम कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। मेनली दो बड़ी आर्टरीज, ठीक है जी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी, बाकी उसकी फर्दर ब्रांचेस हैं, ठीक है जी। तस्वीर में आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। Left coronary artery supplies mainly the anterior and left lateral portion of the left ventricle. नाम से जाहिर है, left coronary artery it supplies mainly the anterior and left lateral portion of the ventricle. और right coronary artery it supplies most of the right ventricle as well as posterior part of the left ventricle. ठीक है जी। और उसका जो है मोस्ट ऑफ द कोरोनरी इनका वीनस फ्लो, छोटी स्लाइड में मैंने दिया हुआ है, देखें, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इंटीरियर एंड लेफ्ट लेटरल पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल, और राइट कोरोनरी आर्टरी मोस्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ इसकी सप्लाई है आर्टरी की, इन मसल्स को सप्लाई कर रही है, जाकर इस साइड को सप्लाई कर रही है हार्ट की। और वीनस ब्लड, मोस्ट ऑफ द कोरोनरी वीनस ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकुलर मसल, most of the coronary venous blood it flows from the left ventricle and returns to the right atrium, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड हमारा ड्रेन होकर आएगा वो लेफ्ट साइड से होकर राइट एट्रियम में खुलेगा बाय द वे ऑफ कोरोनरी साइनसेस। अनदर स्लाइड में आप देख सकते हैं कोरोनरी साइनसेस, शॉर्ट में लिखा हुआ है कि लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, that is 75% of the total coronary blood flow, ये coronary sinus के थ्रू होगा। So I repeat, most of the coronary venous blood flows from the left ventricular muscle, returns to the right atrium by the way of coronary sinuses के जरिए जो है ब्लड जो है वो वापस लेफ्ट वेंट्रिकुलर मसल से जाएगा राइट एट्रियम में। So it is about 75% of the total coronary blood flow. And at the same time, most of the coronary venous blood flow from the right ventricle returns through small anterior cardiac vein that flows directly into the right atrium. So जो है राइट साइड का जो है ब्लड, venous blood, ये स्मॉल कार्डियक वेन्स के जरिए राइट एट्री में जाकर डायरेक्टली खुलेगा। पहला जो था मैंने बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो वीनस ब्लड है वो कोरोनरी साइनस के जरिए राइट एट्री में जाकर ओपन होगा, और जो राइट वेंट्रिकुलर मसल से कोरोनरी जो वीनस ब्लड है ये एंटीरियर कार्डियक वेन के जरिए जाकर डायरेक्टली राइट एट्रियम में खुलेगा। And a very small amount of coronary venous blood flow also through the Sebsane vein. They empty directly into the all chambers of heart. जहाँ जब भी चैम्बर ऑफ हार्ट हैं, जो छोटी छोटी कुछ आपकी वेन्स हैं जिनको सेप्सेन वेन का नाम देते हैं, ये अपने अपने चैम्बर्स में ओपन होती हैं। So this is the venous supply of the heart. आर्टीरियल सप्लाई और venous supply समझ आ गई यहाँ तक? So the main coronary arteries lies on the surface of the heart. Main coronary arteries lie on the surface of the heart. Smaller arteries then penetrate from the surface into the cardiac muscle mass. तो जो मेन आर्टरीज हैं वो हमारी ऊपर हैं, ये देखें तस्वीर में भी देखें, आप देख सकते हैं कि मेन हमारी coronary arteries they lie on the surface of the heart. So the main coronary arteries lie on the surface of the heart. Smaller arteries then penetrate from the surface muscle mass. छोटी छोटी आर्टरियां वहां से फिर वो अंदर पेनिट्रेट करेंगी. It is almost entirely
through these arteries that heart receives its nutritive blood supply. तो ये जो छोटी खून की नालियां इसके जरिए मसल्स के अंदर हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू और ऑक्सीजन वगैरह सारी पहुंच जाती है. Only the inner 1/10 millimeter of the endocardial surface can obtain significant nutrition directly from the blood inside. हमारे चैम्बर्स के अंदर only 1/10 millimeter of the endocardial surface जो हमारी है, inner surface, endo mean inner और cardiac mean heart, ठीक है जी, और epi mean outside, आउटर सरफेस, उसको एपी का नाम दे दिया है. एंडो मीन अंदर, एपी मीन बाहर. तो डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लड इनसाइड द चैम्बर, ठीक है जी, और वहां से हम न्यूट्रिशन ले सकते हैं. ये देखिए एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, वहां से अंदर स्मॉल आर्टरीज हैं जो मसल्स के अंदर चली जाती हैं, और एंडोकार्डियल आर्टेरियल प्लेक्सेस है जो इनसाइड द हार्ट मसल है. यू कैन सी दिस पिक्चर. यहाँ तक कोई फिजियोलॉजी में एनाटॉमी समझ ना आई हो किसी को? हेलो हेलो, यस सर, यस सर. सर ये पिक्चर रिवाइज कर दें प्लीज. जी बेटा, ये देखिए मैंने बताया है, ठीक है जी, के मेन कोरोनरी आर्टरीज लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द हार्ट, ठीक है जी, और जो स्मॉलर आर्टरीज हैं दे पेनिट्रेट फ्रॉम द सरफेस इनटू द कार्डियक मसल मास. कार्डियक मसल मास के अंदर चली जाती हैं. ये देखें बाहर एपिकार्डियल मसल्स के बाहर, एपी मीन बाहर, आउटसाइड द सरफेस, दैट इज एपी. एंडो मीन इनसाइड द कार्डियक मसल, और जो इन बिटवीन है वो हमारी जो स्मॉल वेसल्स हैं मसल्स के अंदर जो पेनिट्रेट कर रही हैं. सो मेन प्लेक्सस कैसे बनता है? प्लेक्सस लिखा हुआ है वहाँ पे जी, वहाँ पे बेटा स्मॉल आर्टरीज हैं और बड़ी आर्टरीज मिलकर प्लेक्सस बनाती हैं, ठीक है. स्मॉलर आर्टरीज भी हैं और बिगर आर्टरीज भी हैं, दोनों मिलकर प्लेक्सस बना देती है. मतलब बड़ी आर्टरीज आउटसाइड होंगी, स्मॉलर इनसाइड मतलब पेनिट्रेट करेंगी, वो मिलके वो बनाएंगी प्लेक्सस. और बाकी आगे जाके जो इनकी कंटिन्यूएशन है, ये देखें, ये आगे देखें, बड़ी आर्टरी स्मॉलर आर्टरी है, ठीक है ना जी, आगे इनकी कंटिन्यूएशन है इनसाइड जाके, तो ये दोनों आर्टरीज मिलके अंदर प्लेक्सस बना देती हैं. ठीक हो गया सर, ठीक है जी, चलें. सो इन रेस्टिंग कोरोनरी ब्लड फ्लो द ह्यूमन बीइंग एवरेज इज अबाउट 2.5 ml पर मिनट. रेस्टिंग कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है, जब हम एट रेस्ट हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे, आराम से बैठे हुए हैं, तो हमारा कोरोनरी ब्लड फ्लो है वो इंसान के अंदर दैट इज 2 to 5 ml पर मिनट. इट इज अबाउट 4 to 5% ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट. ड्यूरिंग स्ट्रीनस एक्सरसाइज द वर्क आउटपुट ऑफ द हार्ट में इंक्रीज फ्रॉम 6-fold to 9-fold, यानी 6 times to 9 times बढ़ जाता है. अच्छा, फिजिक चेंजेस ड्यूरिंग कोरोनरी ब्लड फ्लो. ये देखिए, ये एक जो ग्राफ मेरा समझाने वाला होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी बेटा आप खुद से पढ़ा करें. कोरोनरी कैपिलरीज फ्लो इन द लेफ्ट वेंट्रिकल मसल डिक्रीजेस ड्यूरिंग सिस्टली, यानी कोरोनरी कैपिलरी ब्लड फ्लो इन द वेंट्रिकुलर मसल डिक्रीजेस ड्यूरिंग सिस्टली. क्यों? It is due to strong compression of the left ventricular muscle around the intramuscular vessel during systolic contraction. यानी जब हमारा मसल्स कार्डियक मसल कंट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि वेसल्स के ऊपर कंप्रेशन आ जाएगा. कंप्रेशन आने की वजह से कैपिलरी ब्लड फ्लो हमारा, कार्डियक कैपिलरी ब्लड फ्लो हमारा डिक्रीज हो जाएगा. ये देखें ड्यूरिंग सिस्टली, इस ग्राफ में यू कैन सी कि ये देखें, ये सिस्टली हुआ तो ब्लड फ्लो हमारा देखें 2 to 5 ml पर मिनट आपको मैंने बताया था. देखें एट रेस्ट हमारा ब्लड फ्लो कितना होता है, 2 to 5 ml पर मिनट. तो ये हमने 2 to 5 ml पर मिनट से ग्राफ शुरू किया और ड्यूरिंग सिस्टली ये डिक्रीज हो गया. डिक्रीज क्यों होता है ब्लड फ्लो? ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द ventricular muscles.
ठीक हो गया जी, ये ग्राफ समझ आ गया आपको बेटा। और सिस्टली में क्या है, हमारा वेंट्रिकुलर मसल जो है, हमारे मसल जो है वो रिलैक्स कर जाएंगे और ब्लड फ्लो विल इंक्रीज। तो ड्यूरिंग डायस्टली कार्डियक मसल रिलैक्सेस, सो ब्लड फ्लो रैपिडली थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकुलर मसल कैपिलरीज। ये देखिए, ठीक हो गया जी। ये देखें इस तस्वीर में, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमने ब्लड फ्लो शो किया, दैट इज 225 ml पर मिनट, 225 ml पर मिनट होता है आपको मैंने बताया। लेकिन जब कंट्रैक्शन होगी मसल्स की तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, क्यों कि कंप्रेशन ऑफ द मसल्स की वजह से वेसल्स के ऊपर कंप्रेशन आएगा और ब्लड फ्लो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। एट द सेम टाइम डायस्टली में क्या होगा, हमारा कंप्रेशन के जब सिस्टली होती है तो हमारे रेड करते हैं मसल्स, कार्डियक मसल्स, तो हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर बहुत ज्यादा कंप्रेशन आ जाता है वेसल्स के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट हमारा जब काम करता है कंट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है तो ब्लड वेसल के ऊपर कंप्रेशन आता है तो ब्लड फ्लो हमारा कम होना शुरू हो जाता है। तो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ये ग्राफ ड्रा कर रहे होते हैं ये समझाने के लिए आपको। सो एपिकार्डियल वर्सेस सब एंडोकार्डियल ब्लड फ्लो। आउटर सरफेस मैंने बताया था एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरीज हैं, दे सप्लाई मोस्ट ऑफ द मसल्स, और स्मॉलर इंट्रामस्कुलर आर्टरीज है, दे डिराइव फ्रॉम द एपिकार्डियल आर्टरीज, यानी वहां से अंदर चली जाती है, दे पेनिट्रेट द मसल्स एंड सप्लाई द न्यूट्रिशन टू द मसल्स। और beneath the endocardium a plexus of subendocardial arteries is present। ये तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है, समझा दी थी। During systole, blood flow through subendocardial plexus is reduced, और because intramuscular blood vessels are compressed by ventricular muscle contraction। ये मैंने रिपीट कर दिया स्लाइड आपको समझाने के लिए। नाउ नर्वस कंट्रोल, कंट्रोल कैसे होता है कोरोनरी ब्लड फ्लो का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो समझने वाली बात है। ठीक है, ये समझें कि कोरोनरी ब्लड फ्लो कंट्रोल कैसे होती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ लें, ये बातें समझने वाली हैं। हम वायवे में ये पूछते हैं और बच्चों को ये बातें नहीं आती। सारे सुन रहे हैं बच्चे? हेलो, यस सर। हाँ बेटा, ये जो कंट्रोल ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीजें मेरे समझाने वाली हैं मैं वो आपको जरूर समझाऊंगा, गौर से समझाऊंगा, 10 दफा समझाऊंगा, समझ नहीं आएगी, ये गौर से समझें बेटा, ये समझने वाली बातें हैं। ठीक है, कि कोरोनरी ब्लड फ्लो की रेगुलेशन कैसे होती है, कंट्रोल कैसे होता है। देखिए फिजियोलॉजी फंक्शन, आपको फंक्शन आने चाहिए, फंक्शन कैसे होते हैं। तो कंट्रोल ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो ये होती कैसे है। नंबर 1 लोकल कंट्रोल है, नंबर 2 नर्वस कंट्रोल है। लोकल कंट्रोल का आइडिया मैं पहले आपको दे चुका हूं। लोकल कंट्रोल क्या क्या करता है, एनी स्टूडेंट? हेलो सर, वो वेजोडाइलेटर्स जो होते हैं। जी वेरी गुड, शाबाश। वेजोडाइलेटर जो सब्सटेंसेस होते हैं जो लोकली रिलीज होते हैं, मेन कॉज क्या होती है, रिलीज क्यों होते हैं? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, वेरी गुड, शाबाश। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से हमारे लोग, जब हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होता है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, तो वहाँ ऑक्सीजन की कंजम्पशन बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो हमारे वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट वेजोडाइलेटर सब्सटेंस कौन सा बताया था कल मैंने? एडिनोसिन, याद रखें। ठीक है, यस सर। और भी मैंने बताया नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, शाबाश। तो लोकल जो है दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट इन द रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो। ठीक है, और नर्वस कंट्रोल है, दैट इज सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, उसका रोल भी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझने वाली हैं। ठीक है, नाउ लोकल कंट्रोल आपको मैंने बता दिया है, लेकिन स्लाइड के शुरू में हम दोबारा थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ऑक्सीजन डिमांड एज ए मेजर फैक्टर फॉर लोकल कंट्रोल ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो। Normally 70% of oxygen is utilized from coronary circulation. Local vasodilator substances are produced under the effect of decreased oxygen, which increases the blood flow as oxygen demand increases. ये आपको मैंने अभी बता दिया है। एडिनोसिन फॉस्फेट, पोटाशियम,
hydrogen ion, carbon dioxide, bradykinin, and prostaglandin and nitric oxides are the most important vasodilator substances. ओके जी, तो ये सारे कंट्रोल करेंगे लोकली. एडिनोसिन मैंने बताया था इज ए ग्रेट vasodilator substance in the presence of very low concentration of oxygen in the muscle. A large portion of ATP is degraded to adenosine. यानी ATP जो है वो कन्वर्ट होगा मोनोफॉस्फेट में एंड देन एडिनोसिन में. So it is released into the tissue fluid of the heart और फिर क्या होगा, इट विल इंक्रीज द कोरोनरी ब्लड फ्लो. वही बातें जो मैंने पहले बताई थी. आफ्टर द एडेनोसिन कॉजेज vasodilatation, much of it is reabsorbed into the cardiac muscles for reuse. यानी अपना जब एक्शन कंप्लीट कर लेता है एडेनोसिन तो वो दोबारा एब्जॉर्ब हो जाता है इन द कार्डियक सेल्स ताकि वो अपना दोबारा कोई और फंक्शन कर सके. नाउ नर्वस कंट्रोल. नर्वस कंट्रोल, ये बात बेटा समझने वाली है, जरा गौर से समझिएगा. नर्वस कंट्रोल, दो इफेक्ट हैं इसके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. मैंने आपको बताया था. सो स्टिमुलेशन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सिस्टम एक्टिवेट हो सकते हैं. सो स्टिमुलेशन ऑफ द ऑटोनॉमिक nerves to the heart can affect coronary blood flow directly and indirectly. मैंने आपको बता दिया है कि हमारा जो coronary nervous system है that is controlled by sympathetic and parasympathetic nervous system directly and indirectly. Directly कैसे होता है, indirectly कैसे होता है, मैं आपको अभी समझाता हूँ. The direct effect results from the action of the nervous neurotransmitters. नर्वस जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका एक्शन होता है, दे परफॉर्म देयर फंक्शन डायरेक्टली. न्यूरोट्रांसमीटर पैरासिम्पैथेटिक के कौन से हैं बेटा, एनी स्टूडेंट? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड बाय द पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइलकोलिन है. पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन होता है न्यूरोट्रांसमीटर, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन. हाँ, पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और सिंपैथेटिक में नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन. सो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डायरेक्ट फॉर द डायरेक्ट इफेक्ट. सो डायरेक्ट इफेक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ neurotransmitters, acetylcholine from the vagus nerve and norepinephrine and epinephrine from the sympathetic nerves. ठीक हो गया जी. और the indirect effect results from the secondary changes in coronary blood flow caused by the increase and decrease activity of the heart. तो indirect हमारा एक्शन किससे होता है, एक्टिविटी की वजह से कि हार्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है. अब हम थोड़ा इफेक्ट पढ़ते हैं कि इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है. याद रखिएगा, इट इज मोस्टली अपोजिट टू द डायरेक्ट इफेक्ट. यहाँ लिखा हुआ है मार्क मोर मार्क्ड है एंड अपोजिट टू द डायरेक्ट इफेक्ट है. वो कैसे होता है मैं आपको थोड़ा समझा दूं. सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन रिलीजेस, आपको पता है, नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन. बोथ इंक्रीजेस द हार्ट रेट. ठीक है जी, बोथ इंक्रीजेस द हार्ट कंट्रैक्टिलिटी एंड विल इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म. जब रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन हमारी ज्यादा इस्तेमाल हो जाएगी. जब ऑक्सीजन ज्यादा इस्तेमाल होगी तो लोकल वेसोडायलेटिक सब्सटेंसेस हमारे रिलीज हो जाएंगे. ठीक हो गया. तो ये इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट है और ब्लड फ्लो हमारा इंक्रीज हो जाएगा. एट द सेम टाइम जब वेगल स्टिमुलेशन होगी यानी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगी और उसका हार्ट की पे क्या इफेक्ट होगा कि कंट्रैक्टिलिटी और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा. जब डिक्रीज होगा तो कार्डियक एक्टिविटी भी डिक्रीज होगी, तो हमारी वेसोडायलेटर सब्सटेंसेस रिलीज नहीं होंगे तो वेसोडायलेटेशन नहीं होगी, इसमें वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी. सो इट हैज गॉट द अपोजिट इफेक्ट. समझ आ गई.
नॉर्मली क्या है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन वेजो डायलेटेशन करती है, लेकिन इन दिस केस इट हैज गॉट ऑपोजिट इफेक्ट। ये बात समझ आ गई आपको? पहले में लगा दी, पहले में लगा दी। ये बात समझ आ गई? हेलो, यस सर। यस सर। क्यों है? Yes. लेकिन नॉर्मली वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो वेजो डायलेटेशन करता है, बट इन केस ऑफ हार्ट इट इज अपोजिट, दैट इज इनडायरेक्ट इफेक्ट। आई रिपीट, वो अपोजिट इफेक्ट कैसे है कि जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी will increase, our heart rate will increase, तो metabolic activity हमारी बढ़ जाएगी, metabolism of the heart muscle increase हो जाएगा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाएगी, न्यूट्रिशन वैल्यू कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो क्या होगा, हमारे लोकल वेजोडायलेटिव सब्सटेंसेस रिलीज हो जाएंगे और क्या होगा कि डायलेटेशन हो जाएगी। सो ये अपोजिट इफेक्ट हो गया। इसी तरह जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है, जिसको हम वेगल स्टिमुलेशन भी कहते हैं, अगर वो एक्टिवेट होगी तो क्या होगा कि हार्ट हमारा स्लो हो जाएगा, ठीक है जी, हार्ट की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, तो हमारी वेजोडायलेटेशन नहीं होगी, लिहाजा ये इफेक्ट भी अपोजिट हो गया। ये इनडायरेक्ट इफेक्ट आपको समझ आ गया बेटा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इनडायरेक्ट इफेक्ट के इनडायरेक्ट इफेक्ट, ये तो खैर वही बात आ गई। इनडायरेक्ट इफेक्ट तो आपको बता दिया। डायरेक्ट इफेक्ट क्या है जी? डायरेक्ट इफेक्ट, any student कोई idea what is direct effect of the nervous stimulation? Parasympathetic nerve fiber to the coronary blood system is not very great, ठीक है जी। acetylcholine released by the parasympathetic stimulation has direct effect is to dilate the coronary arteries, और parasympathetic stimulation that decrease causes the vasoconstriction of the coronary arteries. So it depends upon the receptor, ये याद रखिएगा कि जब कंस्ट्रिक्टेड रिसेप्टर्स आर द अल्फा रिसेप्टर्स हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर, याद रखिए, आई रिपीट, के प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द कंस्ट्रिक्टर और डायलेटर रिसेप्टर्स ऑन द ब्लड वेसल्स है, उस पर डिपेंड करता है कि इफेक्ट क्या होगा, कि वेजो डायलेटेशन होगी या वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। इट डिपेंड्स अपॉन द रिसेप्टर दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स, either they are the constricted receptors or they are the vasodilator receptors। जहां पर उसका एक्शन ज्यादा होगा तो वही एक्शन कॉज होगा। सो कंस्ट्रिक्टर रिसेप्टर्स, उनको हम अल्फा रिसेप्टर्स का नाम देते हैं, और बीटा रिसेप्टर्स हैं, दे आर द डायलेटर रिसेप्टर्स। सो एपिकार्डियल coronary vessels have alpha receptors और इंट्रामस्कुलर आर्टरीज दे हैव गॉट द बीटा रिसेप्टर्स। तो बीटा रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो वेजो डायलेटेशन होगी, और अगर अल्फा रिसेप्टर्स होंगे तो दैट विल बी कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन। ओके जी। नाउ देयर आर सम स्पेशल फीचर्स कि अंडर रेस्टिंग कार्डियक मसल के कुछ स्पेशल फीचर्स भी होते हैं, मैं ब्रीफली वो आपको बताने लगा हूं। अंडर रेस्टिंग कंडीशन कार्डियक मसल नॉर्मली कंज्यूम फैटी एसिड्स टू सप्लाई मोस्ट ऑफ द एनर्जी। कार्डियक मसल अपनी ज्यादा एनर्जी कहां से लेते हैं? फैटी एसिड के जरिए, इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अबाउट 70% ऑफ द एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैटी एसिड, ये याद रखिएगा। अबाउट 70% ऑफ एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम फैटी एसिड। कार्डियक मसल अपनी एनर्जी कहां से लेते हैं? हेलो हेलो, यस सर। स्टूडेंट्स, फैटी एसिड से, ठीक है। तो ये स्पेशल फीचर्स है कि अंडर रेस्टिंग कंडीशन जो कार्डियक मसल्स हैं, रेस्टिंग कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो वो अपनी एनर्जी जो कंज्यूम करते हैं दे आर फ्रॉम द फैटी एसिड। लेकिन जब हमारी एनर्जी
जब कैटाबोलिज्म कार्डियक मेटाबॉलिज्म जो है अंडर एनारोबिक कंडीशन, यानी जब ऑक्सीजन की एनारोबिक मैंने ऑक्सीजन की सप्लाई जब कम हो जाती है, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। हमारा ग्लाइकोलाइसिस एक्टिवेट जो होता है वो दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन कार्डियक मसल्स को नहीं पहुंच रही होती, रेस्टिंग कंडीशन में एनर्जी कहां से ली है? लैक्टिक उसके जरिए, फैटी एसिड के जरिए। लेकिन अंडर एनारोबिक कंडीशंस, यानी जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती कार्डियक मसल को, तो ग्लाइकोलाइसिस मैकेनिज्म इज यूज्ड फॉर द एनर्जी। ग्लाइकोलाइसिस जो कंज्यूम करता है ट्रिमेंडस क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम कर लेता है। ग्लाइकोलाइसिस है ना, तो ग्लूकोज ब्लड से बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेता है इन दिस मेटाबॉलिज्म, लेकिन उसके मुकाबले में फिर क्या बनता है? लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड। तो जब आई रिपीट के जब एनारोबिक कंडीशन का सोर्स है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस मैकेनिज्म। और ग्लाइकोलाइसिस क्या करता है कि ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेता है और उसका प्रोडक्ट क्या बनता है जी? लैक्टिक एसिड इन द कार्डियक टिश्यू इन केस ऑफ कार्डियक इस्कीमिया। याद रखिएगा, ठीक है जी। ये स्पेशल फीचर्स थे इसके। नाउ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज कोरोनरी सर्कुलेशन? इसकी जो रेगुलेशन है, नर्वस रेगुलेशन और लोकल, दैट रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का क्या रोल था मैंने बता दिया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या इफेक्ट था? इनडायरेक्ट अपोजिट इफेक्ट है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन या कोरोनरी ब्लड फ्लो, और ओवरऑल कोई सवाल कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में? हेलो, एनी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? हेलो, हेलो। इनडायरेक्ट इफेक्ट कब होता है? इनडायरेक्ट इफेक्ट देखें कब होता है? जब कार्डियक, मैंने बताया, जो कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, हमें मसल के क्या होगा जब कार्डियक, देखिए जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज होती है तो क्या होगा? हमारी एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, कार्डियक मसल्स की एक्टिविटी, कंट्रैक्टिलिटी विल इंक्रीज, हार्ट रेट विल इंक्रीज, अवर मेटाबॉलिक प्रोसेस वो भी सारे इंक्रीज हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। तो वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी तो वो वेजोडायलेटर सब्सटेंसेस को रिलीज करेंगे और वेसल जो हमारी डायलेट हो जाएंगी और वहां पर ब्लड फ्लो विल इंक्रीज, तो कोरोनरी सर्कुलेशन वहां पर इंक्रीज हो जाएगी। एट द सेम टाइम जब वेगल स्टिमुलेशन होगी तो हार्ट रेट हमारा स्लो हो जाएगा, कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी विल डिक्रीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटी विल आल्सो डिक्रीज, ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, तो जो हमारी वेजो डायलेटर सब्सटेंसेस दे विल नॉट रिलीज, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन रहेगी। तो अपोजिट इफेक्ट है इनडायरेक्ट का। एनी अदर क्वेश्चन? ये सारे आपके इनडायरेक्ट इफेक्ट हैं। डायरेक्ट मैंने बता दिया, दे डिपेंड अपॉन द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर कौन से हैं कि अल्फा रिसेप्टर, दे आर वेजोकंस्ट्रिक्टर रिसेप्टर, और बीटा रिसेप्टर्स हैं, दे आर द वेजोडायलेटर सब्सटेंसेस रिसेप्टर्स। फिर मैंने आपको स्पेशल फीचर्स बता दिए कार्डियक मसल्स के 70% ऑफ एनर्जी जो है वो हमारी